रजनी, जब से हमने अमृता विला खरीदा है, जाने क्यों लग रहा है हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। सच में जगह बहुत अच्छी है। उस विला को देखते ही लगता है जैसे उसे बहुत प्यार से बनाया गया था। रजनी, क्यों ना हम अमृता विला को तोड़ने से पहले कुछ दिन वहीं रहें? उसका न्यू लेआउट और फाउंडेशन की तैयारी सब वहीं से करते हैं। क्या कहती हो? ख्याल तो बुरा नहीं है जनाब का। बताओ कब शिफ्ट करना है? अभी चलते हैं। कूल, तो ऑपरेशन पैकिंग शुरू करते हैं। वो लैपटॉप मत भूलना। और तुम लेआउट इंस्ट्रूमेंट लाना मत भूलना। श्योर। लगता है हमारी शिफ्टिंग से मौसम भी रोमांटिक हो गया है। हमारी वजह से नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा बहुत छोटा सा है और ये मौसम मेरी वजह से बदला है। मैं रोमांस की क्वीन जो हूँ। नो फाइट विद बीवी, तुम जीती। एक्सक्यूज मी। यस, तुम लोग कौन हो और ये गेट क्यों खोल रहे हो? लेकिन आप कौन? मेरा नाम देव है और ये नेक्स्ट बंगलो मेरा ही है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम निखिल है और ये मेरी वाइफ रजनी। ग्लैड टू मीट यू। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओह हाँ, हमने ये जगह खरीद ली है। नहीं लेनी चाहिए थी। मतलब? इस विला पर भूत का साया है। क्या बकवास है, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। देखिए मिस्टर, रात ज्यादा हो गई है, आप अपने घर जाइए। बाय। चलो निखिल। जिसकी मौत आती है वो इसी बंगलों में चला आता है। मूड ही खराब कर दिया बदतमीज ने। आई थिंक इस बंगलों को ये आदमी लेना चाहता होगा, लेकिन इसकी डील नहीं हो पाई होगी। इसीलिए ये आदमी हमारे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है कि हमारे मन में इस जगह को लेकर गलत बात बैठ जाए और छोटी से छोटी मिस्टेक्स को इसके साथ जोड़ दे और फाइनली इसे बेचकर यहाँ से निकल जाए। आई थिंक तुम सही बोल रहे हो। एनीवेज, अब सोते हैं। कल बहुत ज्यादा काम है, बहुत काम है कल का। निखिल, निखिल, उठो। देखो क्या हो गया। उठो। क्या हो गया यार? आंखें खोलो और देखो। ये किसने किया? खिड़की दरवाजे सब खुले हैं। हमारा पूरा सामान बिखरा पड़ा है। निखिल, कहीं भूत ने तो ये सब नहीं किया? अब तुम भी शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? उसी ने जो इस प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। चलो मेरे साथ। नहीं निखिल, अभी नहीं। इतनी रात में? इतनी रात में ही जाना सही होगा रजनी। अगर अभी हम चुप बैठ गए तो वो कल भी यही करेगा और करता रहेगा। चलो। तुम दोनों यहाँ। देखिए मिस्टर देव, अगर आपको लगता है कि आप हमें ऐसे डराकर भूतों की कहानी सुनाकर हमसे ये प्रॉपर्टी हथिया लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर देव, इससे दूर रहिए, अदरवाइज मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई डोंट नो तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, और प्लीज तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारे बंगलों में कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो उससे अब तुम्हें खुद ही डील करना है। आई टोल्ड यू, वहां पे भूत है। विश्वास नहीं होता तो जाओ वहां एक कील ही ठोक कर देख लो। गुड नाइट।
मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। क्या करने वाले हो तुम? सच्चाई जाननी है मुझे। निखिल, तुम ठीक तो हो? निखिल! चले जाओ, घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुमने मेरे घर को दोबारा नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। चले जाओ, जाओ। हे भगवान, क्या था ये सब? मतलब मिस्टर देव ठीक बोल रहे थे। यहाँ भूत का साया है। हम यहाँ से अभी चले जाएंगे। चले जाएंगे तो करेंगे क्या रजनी? करेंगे क्या? हमारा जो कुछ भी था वो सब हम इस प्रॉपर्टी पर लगा चुके हैं। हम ये प्रॉपर्टी यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। तो क्या अब तुम भूत से लड़ोगे? निखिल, समझने की कोशिश करो। जिंदा रहे तो फिर से कुछ शुरू कर लेंगे, लेकिन अगर यहाँ मारे जाएंगे तो? नहीं मारे जाएंगे। अगर उस आत्मा को हमें मारना ही होता तो वो हमें अभी तक मार डालती, हमें यहाँ से जाने का मौका नहीं देती। मतलब ये कि ये आत्मा बुरी नहीं है। और दूसरा, तुम्हें याद है उसने क्या कहा था? मेरे इस घर को हाथ मत लगाना। मतलब उसका इस घर से रिश्ता है और उसके साथ जरूर कोई गलत काम हुआ है जिसकी वजह से वो भूत बनकर इस घर की रक्षा कर रही है। निखिल, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नहीं रजनी, नहीं। बिलीव मी, इस आत्मा के घर में ही इस आत्मा का राज है। हमें एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बिलीव मी, अगर कुछ नहीं मिला तो हम यहाँ से चले जाएंगे। बोलो, साथ दोगी? ओके, ढूंढते हैं। क्या करें? हेलो मिस्टर निखिल, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? और इतनी रात को मुझे ये फोटो भेजने का क्या मतलब है? मैंने आपको बंगलो बेचा है। अगर आप मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज स्टे अवे। नहीं रमेश जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बस ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये लेडी कौन है। अमृता है नाम इसका। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? आपकी अमृता इसी घर में है? अमृता जिंदा है? मैं अभी आता हूँ, उसे रोक कर रखिएगा। कहाँ है अमृता? कहाँ है? यहाँ हूँ मैं। अमृता! अमृता, मेरी बात सुनो। मुझे मार क्यों रही है तुम? अमृता, तुम तो मेरे प्यार में पागल थी, प्रेम दीवानी थी, और अब ये सब क्योंकि अब तक तुमने इस प्रेम दीवानी का प्यार देखा था, अब तुम अपने धोखे का गुस्सा भी देखोगे। धोखा? नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम ही मुझे छोड़कर चली गई थी कहीं। मैं तो आज भी पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने शादी ही नहीं की अमृता। सच? तुम्हारी कसम अमृता। इतना ही प्यार था मुझसे तो बताओ, हमारे प्यार की निशानी इस घर को छोड़कर क्यों चले गए तुम? और इसे बेचा क्यों? बेचा इसलिए क्योंकि तुम्हारे ना मिलने से मैं गुस्से से भर गया था। मुझे तुम धोखेबाज लग रही थी।
और ये घर इसीलिए छोड़कर पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया था क्योंकि एक एक्सीडेंट में मॉम डैड की भी मौत हो गई थी। उनको तो मरना ही था। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। क्या मतलब? मैं भागी नहीं थी रमेश, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने मुझे मारकर इस दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं इस घर में कैद हो गई। मगर मैंने अपने प्यार की निशानी इस घर को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया। लेकिन क्या अमृता? अब मैं थक गई हूँ। इस दीवार में मेरा कंकाल है। अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर दो रमेश। अब मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं अमृता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे जाना होगा रमेश। अगले जन्म में फिर से मिलूंगी। रमेश जी, आप चाहे तो ये घर वापस ले सकते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट कहीं और शुरू कर लेंगे। थैंक्स, ये काम कल ही कर लेते हैं। गाइस, थोड़ी और चढ़ाई करनी है, फिर हम पहाड़ की चोटी पर होंगे। ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे हमें एवरेस्ट की चोटी पर ले जा रहा है। सही कहा। स्टॉप गाइस, वो हमारे गाइड हैं। सुन लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तो हमें कौन सा अच्छा लग रहा है? तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। गाइस, फाइनली हम चोटी पर पहुंच चुके हैं और कुदरत की खूबसूरती आपके सामने है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। काहे का स्वर्ग? ऐसे नजारे तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं भी। अरे राजू गाइड सर, हमें कोई इंटरेस्टिंग जगह दिखाइए। हम जब से यहाँ आए हैं बस पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, चट्टान, नदी, नाले यही देख रहे हैं। कुछ ऐसा दिखाइए जिससे खून में उबाल आ जाए। यस, अमित सही कह रहा है कोई ऐसी जगह? है तो सही। गुड, तो राजू जी वहीं ले चलिए इन्हें, वरना दिमाग का नागिन बैंड बजा देंगे ये दोनों। लेकिन वहाँ जाने में खतरा है। अरे वही तो चाहिए राजू सर। लाइफ की इस सिंपलिसिटी से तंग आ चुके हैं हम। खतरा ही चाहिए। आप वहाँ लेकर तो चलो यार। बिल्कुल। वैसे वो इंटरेस्टिंग जगह है क्या? काली पहाड़ी की गुफा। ओ तेरी की, क्या नाम है? काली पहाड़ी की गुफा। अरे सर, कहाँ छुपा रखी थी ये मस्त जगह? नाम में ही एक्साइटमेंट है। वैसे खास बात क्या है इस काली पहाड़ी की गुफा में? इस गुफा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी दादी ने जो मुझे बताया था वो सबसे अलग है। और क्या बताया था उन्होंने? ये गुफा लगभग 500 साल पुरानी है, जिसमें एक खूंखार तांत्रिक रहता है। उसने अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए लोगों का खून चूसना शुरू कर दिया था, जो यहाँ के राजा बलि को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उस दुष्ट तांत्रिक को मार दिया। तब से लेकर आज तक तांत्रिक की लाश उसी गुफा में कहीं दफन है। वाव, कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कहानी नहीं, सच है। जो भी है, लेट्स गो देयर। वहीं चलते हैं। हाँ यार, बहुत मजा आएगा। नहीं, मैं तुम लोगों को काली गुफा नहीं ले जा सकता। वहाँ हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। जब जाना ही नहीं था तो हमें उसके बारे में बताया क्यों? एग्जैक्टली। आई एम सॉरी, मुझे उस जगह के बारे में आप सबको नहीं बताना चाहिए था। प्लीज आप सब भूल जाइए कि मैंने आपको कुछ बताया भी था। वो नहीं हो सकता। ओके, एक काम करते हैं,
अगर आप हमें गुफा तक नहीं लेकर जा सकते तो हमें वहां जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंपल, हम खुद चले जाएंगे। यार तुम दोनों इतनी जिद क्यों कर रहे हो? जब ये कह रहे हैं कि वहाँ रिस्क है तो जाना क्यों? यही तो कह रहा हूँ मैं। तुम दोनों प्लीज समझने की कोशिश करो। काली गुफा में जान को खतरा है। वही तो कहा आपको, हमें उसी खतरे का मजा लेना है। एडवेंचर चाहिए हमें लाइफ में। आप बस रास्ता बता दीजिए, हम अपने आप चले जाएंगे। हमें अपनी जान खतरे में डालनी है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ऐसा ही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप लोग वहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। शर्त मंजूर है। झुक जाओ। चलो, टॉर्च ऑन कर लो। वाह, क्या गुफा है यार, सो ब्यूटीफुल। सचमुच कहानी से भी ज्यादा मजा तो इसे देखने का है। प्लीज किसी भी चीज को छूना नहीं। टेंशन मत लो सर। बचाओ, बचाओ। शैली, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मेरा हाथ, बचाओ। शैली, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुमने हाथ अंदर क्यों डाला हुआ है? किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। बचाओ मुझे, बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। प्लीज सेव मी, प्लीज। शैली, तुम हिम्मत रखना। मेरा हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ। शैली, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लगता है किसी कीड़े ने काटा है। ये कीड़े के काटने का निशान नहीं, मौत का निशान है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा था तुम लोगों को कि यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, फिर क्यों लगाया? खैर, जो होना था हो गया। अब अगर जान बचानी है तो निकलो यहाँ से, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं भाग सकती। नहीं भागोगी तो मरोगी। यहाँ शैली दर्द से कराह रही है और आप हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हाँ? बंद कीजिए अपनी ये बेकार दकियानूसी बातें। तुम लोग समझते क्यों नहीं? वो जागने वाला है, निकलो यहाँ से। प्लीज सर, आप 1 मिनट चुप रहिए और मुझे शांति से पट्टी करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो जागने वाला है, यहाँ से भागो, चलो। अब तो बहुत देर हो चुकी है मेरे कोमल शिकार। अब कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं जाग उठा हूँ। ये कौन है? खूंखार तांत्रिक। मतलब हमने जो सुना था वो कहानी नहीं, सच था। तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलो, सबसे पहले तुम में से कौन मेरी भूख मिटाएगा? जल्दी बोलो। मैं 500 साल से भूखा हूँ। तुम आओ, तुम भरे भरे से लगते हो। आओ, मेरी भूख मिटाओ। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। तुम इसे खा लो, इसे खा लो।
मैं तुम्हारे खून से जीवित हुआ हूँ, इसीलिए तुम्हारा खून आखिरी में पीऊंगा। तब तक जी लो अपनी जिंदगी। चलो भागो। कहाँ तक भागोगे? तांत्रिक ने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, अब वो हमें भी मार डालेंगे। अब हम क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा तांत्रिक से बचने का। मेरी दादी ने बताया था कि यहाँ ओम नाम का एक लकड़ी का त्रिशूल है। अगर तुम उसे उसके दिल के आर पार कर दोगी तो वो वापस सो जाएगा। मुझसे नहीं होगा। मैंने आज तक एक मच्छर तक नहीं मारा है, तो इतने बड़े तांत्रिक को कैसे मारूंगी? आप भी तो उसे मार सकते हैं ना? ऐसा होता तो मैं तुम्हें नहीं भेजता। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि मेरी दादी ने बताया था कि जिसके भी खून से तांत्रिक जीवित होगा, सिर्फ वही उसे मार सकता है। मैं त्रिशूल ढूंढता हूँ, तुम तांत्रिक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो। शैली इधर। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? तूने ही तो जीवित किया है मुझे। मेरी इच्छा पूरी करना धर्म है मेरा। बोल क्या चाहिए तुझे? तुम कुछ देर के लिए मूर्ति बन जाओ। प्रयत्न अच्छा है पर बच नहीं पाएगी, लेकिन इच्छा पूरी करनी ही होगी। शैतानम फट फट। भाई जी, ये रही कल की शादी के आए सामान की पूरी लिस्ट। तुमने सब ठीक से चेक किया है ना? कुछ छूटा तो नहीं है? भाई जी, आप छूटने की बात करते हैं। यहाँ तो 10 थाली, 20 चम्मच, 2 चादरें और 1 तकिए पर बाराती मोर्चा मार गए। जब से मैंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया है ना सोनू, तब से एक बात तो चल गई। पूछ क्या? पूछ लिया, बताइए क्या? बचपन में मैं अड़ोसी पड़ोसी के घरों में अलग अलग प्लेट गिलास देखकर हमेशा हैरान रहता था कि इनके बर्तन अलग अलग क्यों होते हैं। कोई शौक है या आदत? लेकिन अब जाकर पता चला कि ये न तो शौक है न तो आदत। उन्होंने तो वो बर्तन शादी के बारातों में जाकर इकट्ठा किए थे। मतलब दुनिया की ये आदत बाबा आदम के जमाने की है। सही बोला भाई जी, तीर एकदम निशाने पर है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरा नाम वीर है।
मैं आईटी कंपनी सुपरजेट का मैनेजर हूँ। मुझे अपनी कंपनी के लिए आपके हॉल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है। जरूर करवाइए, बस इतना बता दीजिए कि लोग कितने होंगे और पार्टी किस दिन करवानी है। पार्टी कल करनी है और लोग करीब 100 के आसपास होंगे। खाना और डेकोरेशन ऐसे होना चाहिए कि हमारा बॉस खुश हो जाए बस। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा खाना और डेकोरेशन दोनों लाजवाब है। आपके 100 के 100 लोग खुश होकर ही जाएंगे। बस आप एडवांस दे दीजिए। डेकोरेशन और खाना मिलाकर 15 लाख होंगे। आपको 20% एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये 5 लाख रखिए। चलो, सब कुछ समय से पहले ही रेडी हो गया है। ये क्या, कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं है? सोनू, सोनू, ये फ्रिज में पानी और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों नहीं हो रही है? माफी भाई जी, वो मैं आपको बताना ही भूल गया कि फ्रिज खराब हो गया है। माफी के बच्चे, आज पार्टी है और तू बताना भूल गया कि फ्रिज खराब है? अरे बुड़बक कहीं के, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नए नए काम की बैंड क्यों बजवाने पर तुला है यार? अब पार्टी में जो गेस्ट आएंगे उनको कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे, बता मुझे। भाई जी, आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक जुगाड़ है। स्टोर रूम में एक बहुत पुराना फ्रिज रखा हुआ है जो चालू हालत में है। आज हम उसी से काम चला लेते हैं, कल बदल लेंगे। क्या कहते हैं भाई जी? इसके अलावा हमारे पास किसी और भैंस का चारा है क्या जो पूछता है क्या कहते हैं भाई जी? चल स्टोर रूम, दिखा मुझे फ्रिज। ये है भाई जी, शहंशाह है जुगाड़ू फ्रिज। पक्का चालू है ना? झूठ बोलूं तो कौवा काटे भाई जी। ठीक है, तू जा किचन देख, मैं इसे सेट करता हूँ। जी भाई जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो समय पर जुगाड़ हो गया, वरना नया फ्रिज खरीदना पड़ता। खोलो खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। खोलो प्लीज। ये आवाज तो फ्रिज के अंदर से आ रही है, मगर उसमें तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही रखी है। उसके अंदर तो कोई नहीं हो सकता। फिर ये आवाज? ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी जगह है? भाई साहब सुनिए, भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं? कौन है आप? भाई साहब कुछ बोलिए ना। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? जल्दी से भाई जी को बता दूं कि पानी का टैंकर बिना पैसे लिए नहीं आएगा। भूल गया तो फिर से भाई जी की डांट खानी पड़ेगी। भाई जी! भाई जी! भाई जी क्या हुआ भाई जी? भाई जी! क्या हुआ था मुझे? पता नहीं भाई जी, आप बस यहाँ बेहोश पड़े थे। ऐसे ऐसे मत देखिए भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका नाम क्या है? विक्की, विक्की नाम है मेरा। क्या सोच रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। खाना रेडी हुआ? खाना तो रेडी हो गया है भाई जी,
पर वो पानी के टैंकर वाला पिछला बकाया भी मांग रहा है। ठीक है, ये ले, किसी और का भी बकाया हो तो वो भी चुका देना। जी भाई जी, पर आप। मैं ठीक हूँ, तू जा। काम तो अच्छा हुआ है, क्या कहते हो? वाकई डेकोरेशन गजब है, बस खाना भी डेकोरेशन जैसा ही हो। चिंता मत कीजिए सर, यहाँ सब कुछ गजब ही होता है। एक गजब आइटम और है हमारे पास, आइए दिखाते हैं, तबीयत खुश हो जाएगी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर। वाओ, ये फ्रिज तो एंटीक पीस लग रहा है। मदन, इस फ्रिज का एंटीक दिखना ही इस फ्रिज की खासियत है या कुछ और भी खासियत है इसमें? इस फ्रिज के पीछे एक कहानी छुपी है, वो बहुत खास है। कौन सी कहानी? विक्की को तो जानते ही होंगे आप लोग। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत जल्द कंपनी का मैनेजर बनने वाला हूँ और मैनेजर बनते ही तुम्हारा ये भाई TMW कार से आना जाना करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, क्यों दोस्तों? हाँ। चीयर्स। विक्की, तू मैनेजर बनते ही हम पर रौब तो नहीं झाड़ेगा ना? रौब तो नहीं, पर हाँ, तुम लोग टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करोगे तो थोड़ा डांटूंगा जरूर। हमें डांटेगा तू? अपनी तरक्की से हमें जलाएगा तू? ये ले साले, नौकरी तुझे दिलाई हमने इस कंपनी में और तू हमसे आगे निकलेगा? ये ले साले। जब तू इस दुनिया में रहेगा तभी तो मैनेजर बनके डांटेगा ना हमें। ये मेरी तरफ से तुझे प्रमोशन का तोहफा। मौत। इससे पहले कोई आ जाए, इसे फ्रिज में डाल देते हैं। थोड़ी देर में इसकी लाश को जंगल में फेंक आएंगे। हाथ लगाओ, चलो। खोलो, खोलो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकालो। हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? वीर का प्लान कभी फेल नहीं होता। तुझे विक्की के बारे में कैसे पता? इत्तेफाक से तुम लोगों ने विक्की को इसी फ्रिज में बंद किया था, जिसे इस होटल के पुराने मालिक ने खरीदा था और स्टोर में पड़ा था। इस फ्रिज में विक्की बैठा है। उसी ने मुझे बताया कि तुम तीनों को लेने आया है। कहानी तो जबरदस्त बनाई है तूने, लेकिन ये कहानी तू किसी और को नहीं सुना पाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। विक्की? हाँ, विक्की, जो तुम जैसे आस्तीन के सांपों को उनकी सजा देने आया है। नहीं विक्की नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, हम दोस्त हैं। दोस्त होते तो बताओ मुझे मारा क्यों? भगवान तुम जैसे धोखेबाज और जलनखोर दोस्त किसी को ना दे। तैयार हो जाओ। खोलो, हमें बाहर निकालो, छोड़ दो हमें। ये क्या था भाई जी? एक ऐसा किस्सा जिस पर हम दोनों के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हुआ भी था।
अगर तू लोगों के आगे पागल नहीं कहलाना चाहता तो इस किस्से को अपने सीने में ही दफन कर ले। ऐसा कहते हैं कि आज का समय कलयुग का समय है। जो इसे मानते हैं वो ये बात जानते हैं कि कलयुग में बुराई बढ़ने वाली है। आदमी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और एक दूसरे को मारते फिरेंगे। कोई किसी के बुरे वक्त में मदद नहीं करेगा, उल्टा सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाएगा। आज की इस कलयुग की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। एक रात प्रणित और एक डॉक्टर प्रणित के घर में बैठकर बातें कर रहे थे। प्रणित को एक बीमारी थी, उसी का इलाज करने के लिए डॉक्टर आई थी। देखो प्रणित, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा। तुम्हारी इस बीमारी की वजह से तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हें छोड़कर चली गई है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं हिम्मत से ही काम ले रहा हूँ डॉक्टर, पर मैं क्या करूँ, मेरा डर बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हारी बीमारी को तुम अच्छी तरह से समझो। तुम्हें बचपन से ही अंधेरे से डर लगता है और जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारा डर भी बढ़ता गया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ डॉक्टर। पर बचपन में तुम नादान थे, पर अब तुम्हें समझना होगा कि ये तुम्हारा वहम है, बाकी कुछ नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ खुद को ये बताने की कि ये अंधेरे का डर कुछ नहीं है, पर हो ही नहीं पा रहा। और अब डर बढ़ने के साथ साथ मुझे डरावने वहम भी होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता। प्रणित, तुम शांत रहो। अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, और मुझे सब कुछ पता नहीं चला तो मैं तुम्हारा इलाज कैसे करूंगी? बताओ। जब भी मेरा सामना अंधेरे से होता है तो मुझे लगता है आसपास की सारी ना हिलने वाली निर्जीव चीजें मुझे मारने आ रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें मिलकर मुझे अंधेरे में जकड़ देना चाहती हों। ठीक है प्रणित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। फिलहाल के लिए ये दवाइयाँ ले लो, कल मैं आकर डोज बदल दूंगी। ठीक है डॉक्टर। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना और अंधेरे से दूर रहना। डॉक्टर वहां से दवाई देकर चली गई। प्रणित ने दवाई खाई और लाइट वैसे ही चालू रखकर सोने के लिए चला गया। प्रणित बेड पर सोने ही जा रहा था, तभी अचानक घर की लाइट चली गई। घर में पूरा अंधेरा हो गया। प्रणित बहुत डर गया क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। बाहर भी काला अंधेरा था और घर में भी। प्रणित पूरे घर में यहाँ वहां भागने लगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा, डरना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे टॉर्च ढूंढनी होगी, वही रोशनी ला सकती है। वो टॉर्च को खोजने लगा। अचानक से उसे याद आया कि टॉर्च अलमारी में है। वो हिम्मत करके अलमारी के पास गया। जैसे ही उसने अलमारी खोली, अंदर के सारे कपड़े एकदम से उसके मुंह पर गिर गए। प्रणित और भी डर गया। बचाओ, बचाओ! वो जैसे तैसे करके कपड़ों से बाहर आया। घर में अभी भी घना अंधेरा था और उसकी वजह से प्रणित बुरी तरह से डर रहा था। अचानक उसकी नजर अलमारी में रखे टॉर्च पर पड़ी। वो बहुत खुश हुआ, पर अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि टॉर्च लेने के लिए उसे उस अलमारी के पास जाना होगा। वो डरते हुए धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर अलमारी की ओर जा रहा था। जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, उसने झट से टॉर्च उठाई और उसे चालू किया। कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। प्रणित को थोड़ा अच्छा फील हुआ। वो उस टॉर्च की मदद से मीटर बॉक्स की तरफ आया और लाइट किस वजह से गई है ये मालूम करने की कोशिश करने लगा। आसपास के सारे घरों की लाइट है, मेरे ही घर को क्या हुआ है? वो जब मीटर बॉक्स चेक कर रहा था, तभी अचानक टॉर्च बंद पड़ गई। प्रणित फिर से डर गया। इस बार वो ज्यादा डर गया क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद वो टॉर्च थी। प्रणित उसे शुरू करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकदम से उसे घर के बाहर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर प्रणित डर के मारे कांपने लगा और घर के अंदर भाग गया। प्रणित भागता हुआ अपने कमरे में जा पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसकी अलमारी
अपनी जगह पर न होकर दूसरी जगह पर है। जो कपड़े गिरे हुए थे वो भी पूरे कमरे में फैल चुके हैं। ये आ गए, ये सब कपड़े, ये अलमारी मुझे मारना चाहती है। रोशनी, मुझे रोशनी खोजी होगी वरना ये मुझे मार डालेंगे। मोमबत्ती लाया था मैं, पर वो तो अब किचन में होगी। मतलब अब किचन तक जाना होगा, वो भी इस जानलेवा अंधेरे में। नहीं नहीं, अगर बीच में ही किसी चीज ने मुझ पर हमला कर दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। प्रणीत वहीं अपने कमरे के एक कोने में बैठा रहा। उसका डर बढ़ता जा रहा था। बैठे बैठे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे कपड़े, अलमारी, उसका बेड उसकी तरफ आ रहा है। अचानक उसकी अलमारी उसके ऊपर गिरने लगी। वो अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, पर प्रणीत वहां से हट गया। वो इतना डर गया कि वहां से भागते हुए सीधे किचन में पहुंचा। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, वहां की सारी चीजें हिलने लगी। उसकी आवाज के कारण प्रणीत डर गया। वो किचन के बाहर भागने लगा, पर किचन का दरवाजा एकदम से बंद हो गया। ये सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें पता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है। अचानक किचन की खिड़की जोर से बजने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि एकदम से खिड़की के सारे कांच टूट गए। कांच टूटते ही सारी आवाजें शांत हो गई। प्रणीत खिड़की की तरफ ही देख रहा था। वो शांति से खड़ा ही था, तभी अचानक बाहर से एक चाकू तेजी से आकर उसकी छाती में घुस गया। प्रणीत उस चाकू के एक ही वार में बुरी तरह से घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसी भी समय वो मर सकता था। पर तभी अचानक उसके किचन का दरवाजा खुला और एक औरत की परछाई अंदर आने लगी। जैसे ही वो औरत अंदर आई, प्रणीत उसे देखकर हैरान रह गया और अगले ही पल उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि उसी की डॉक्टर थी। डरपोक इंसान, तुम जैसों को इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। अब तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो गई। दिसंबर की सर्द रात में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर एकदम शांति थी। कोई भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। तभी एक ट्रेन वहां पर आकर रुकी। ट्रेन से कुछ पैसेंजर उतरे तो स्टेशन पर कुछ हलचल हो गई। ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 5 घंटे लेट चल रही थी। कुछ ही देर में सभी पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर निकल आए। स्टेशन पर केवल 2-3 पैसेंजर्स ही बचे थे। उसमें से एक थी साक्षी तिवारी। साक्षी अलीगढ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए आई थी। इस वक्त उसे अपने भाई और मम्मी के साथ होना था, मगर एन टाइम पर पापा की तबीयत खराब होने के कारण उसे अकेले ही आना पड़ा। अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकली तो एक टांगा सामने खड़ा था और कोई सवारी का साधन ना मिलने पर उसने इस टांगे वाले के पास पहुंचकर कहा, भैया लक्ष्मीबाई हॉस्टल जाना है। टांगा वाला ऊनी कपड़े पहने, ऊपर से काले कंबल ओढ़े हुए था। मंकी कैप से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ देर तक वो उसे घूरता रहा। फिर टांगे वाले ने उसे बैठने का इशारा किया तो घबराते हुए साक्षी उसके टांगे में बैठ गई। उबड़ खाबड़ सड़कों से होता हुआ वो टांगा शहर से दूर एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गया। बिल्डिंग के बाहर कोई वॉचमैन भी मौजूद नहीं था। मैडम जी, आ गया आपका लक्ष्मीबाई हॉस्टल। टांगे से अपना सामान उतारकर साक्षी ने टांगे वाले को रुपए देने के लिए अपना पर्स खोलकर पैसे निकालने ही वाली थी कि टांगे वाले का घोड़ा तेजी से हिलाने लगा और उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने घोड़े को पुचकार कर टांगे वाला बिना पैसे लिए तुरंत वहां से चला गया। टांगे वाले को ऐसे जाते देखकर साक्षी को हैरानी हुई। वो अपना सामान लेकर हॉस्टल के भीतर दाखिल हुई तो उसने देखा कि हॉस्टल का इंटीरियर पुराने जमाने का है। यहाँ तक कि रिसेप्शन पर रखा हुआ फोन भी पुराना गोल्ड डायल वाला था।
रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। साक्षी ने उसके पास जाकर कहा, मैम, मैं साक्षी तिवारी। वैसे तो मुझे 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए था, मगर ट्रेन लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या मैं अभी हॉस्टल में चेक इन कर सकती हूँ? रिसेप्शन पर बैठी बुजुर्ग महिला ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर एक नजर साक्षी की तरफ देखा और फिर उसे रूम नंबर 403 की चाबी दी। इस वक्त हॉस्टल में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, तो तुम्हें अपना सामान खुद लेकर जाना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जाकर 4th फ्लोर पर राइट साइड 3rd नंबर का रूम तुम्हारा है। थैंक यू मैम। साक्षी अपना सामान लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। उसके फ्लोर पर कुछ ज्यादा ही ठंड थी। वो अपने कमरे के आसपास के कमरों की तरफ देखने लगी। कहीं भी कोई हलचल नहीं थी। पूरा हॉस्टल सुनसान था। साक्षी को थोड़ा सा डर लगने लगा। फिर खुद को ही समझाते हुए बोली, साक्षी मैडम, रात के 12 बज रहे हैं, फिर ऐसी ठंड में कौन अपने कमरे से बाहर नजर आएगा? सुबह सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुद से बातें करते हुए साक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी। उनसे सर्द हवाएं कमरे के भीतर दाखिल हो रही थी। वो उस खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के सामने जो पेड़ था उस पर 2 लाल चमकती हुई आंखें नजर आने लगी। वो आंखें बहुत ही भयानक थी। उसे देखकर साक्षी के पूरे शरीर में एक तेज सिहरन हुई और उसने तुरंत वह खिड़की बंद कर दी। अपना सामान साइड की खाली टेबल पर रखकर अपने बिस्तर को सही करते हुए साक्षी लेटी ही थी कि उसे तेज प्यास लगने लगी। साइड में रखी हुई पानी की बोतल को देखा तो वो खाली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही बोतल बैग से निकाली थी और ये भरी हुई थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? चलो नीचे जाकर पानी ढूंढती हूँ। अपनी पानी की खाली बोतल लेकर वो पानी की तलाश में निकलती है तो कॉरिडोर में हल्के पीले से बल्ब जल रहे थे। पानी की तलाश में जैसे ही साक्षी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई सीढ़ियां उतर रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे एक धक्का सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से गुजरकर नीचे उतर गया हो। जो कॉरिडोर कुछ देर पहले नॉर्मल लग रहा था, अचानक से डरावना लग रहा था। वो डरते हुए नीचे उतरने लगी। पानी की तलाश में वो रिसेप्शन तक पहुंची तो रिसेप्शन पर भी कोई नहीं था। क्या हॉस्टल इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल नहीं बल्कि भूत बंगला है। सब लोग कहाँ हैं? साक्षी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी उसे कमरे से लड़कियों की शोर शराबे की आवाज आने लगी। वो उस दिशा में बढ़ने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उससे टकरा गई। साक्षी के हाथ की बोतल की पानी जमीन पर गिर गई। उसका पानी फैल गया। साक्षी हैरान थी कि अभी जो बोतल खाली थी उसमें पानी कहां से आया। वो सोच ही रही थी कि उस लड़की ने इसकी बोतल उठाकर दी और बोली, सॉरी। चलो, इस पूरे हॉस्टल में कोई तो नजर आया। मेरा नाम साक्षी तिवारी है। और आपका नाम जानकर क्या करोगी? एक रात की तो मेहमान हो। उस लड़की की बात सुनकर साक्षी को बहुत अजीब लगा, मगर उसने बात को जारी रखने के लिए कहा, मैं अभी इस कॉलेज में नहीं आई हूँ। आप कौन से ईयर में हैं? लड़की उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गई तो साक्षी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे से रोकने की कोशिश की तो उस लड़की ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन पीछे घुमा दी। ये देखकर साक्षी चीखते हुए वहां से उस कमरे की ओर भागी जहां से उन लड़कियों की आवाज आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उस कमरे में 8-10 लड़कियां तेज म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। उन्हें देखकर साक्षी की जान में जान आई और उसे लगने लगा कि शायद अभी जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सीनियर का कोई प्रैंक होगा। वे लोग उसकी रैगिंग के लिए ये सब कर रहे होंगे। उनसे बात करने की कोशिश करने लगी, मगर वो सभी अपनी मस्ती में इस तरह मग्न थी कि उन्हें अपने आसपास साक्षी के होने का एहसास भी नहीं हुआ। Hello everyone, I'm talking to you all. My name is Sakshi Tiwari and I'm new in this hostel. Please don't behave like this. मुझे पता है आप लोग फ्रेशर के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, मगर प्लीज
मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर मेरे अलावा और कोई फ्रेशर मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। प्लीज टॉक विद मी। जैसे ही साक्षी ने कहा, एक लड़की ने म्यूजिक सिस्टम की ओर देखा तो म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद हो गया। सबकी आंखें अब साक्षी को ही घूर रही थी। उनकी आंखों की जगह अजीब से गड्ढे थे, जिसे देख साक्षी डर कर पीछे हटने लगी। वे सब लड़कियां अब उसकी ओर बढ़ने लगी। वो डर कर बाहर की तरफ भागने लगी तो अचानक से बाहर का दरवाजा बंद हो गया। वो दरवाजे को ठोक कर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पूरी तरह से जाम था। प्लीज, मैं आप सबको वार्न कर रही हूँ, यदि ये मजाक है तो बहुत ही वाहियात मजाक है। मैं मैनेजमेंट से शिकायत करूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। साक्षी का वार्निंग का भी उन लोगों पर कोई असर नहीं था। अभी भी वे लोग उसकी ओर ही बढ़ रही थी। तभी हॉस्टल के लाइट्स के मेन सॉकेट में तेजी से स्पार्किंग होने लगी और एक धमाके के साथ हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सामने खड़ी हुई सारी लड़कियों की शक्लें बदलने लगी। सभी भयानक लाश में बदल चुकी थी। साक्षी उन्हें देखकर अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ प्रैंक नहीं बल्कि कुछ और ही है। उस आग में जलकर साक्षी भी अब उन्हीं लड़कियों में शामिल हो गई। दरअसल 20 साल पहले हॉस्टल में आग लग गई। हॉस्टल पुराना इंटीरियर का था और जगह जगह लकड़ी का काम था, इसलिए तुरंत आग फैलने लगी। जैसे ही आग फैल रही थी, सभी लड़कियों की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। उसके बाद यह हॉस्टल की बिल्डिंग बंद कर दी गई और नया लक्ष्मीबाई हॉस्टल बना दिया गया। मगर हर साल आज के दिन ही इस हॉस्टल में वो रात का मंजर खुद को दोहराता है।